नमस्कार, माई सेल्फ मूर्ति कुमारी, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग, हरियाणा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस एजुसेट ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा सप्लाई, इट्स मीनिंग, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अर्थात पूर्ति क्या है, पूर्ति अनुसूची, पूर्ति वक्र और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, अर्थात पूर्ति फलन क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं पूर्ति क्या है, अर्थात पूर्ति से क्या अभिप्राय है। पूर्ति किसी वस्तु की वे विभिन्न मात्राएं हैं जिन्हें कोई विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होता है। विभिन्न मात्राएं विभिन्न संभव कीमतों पर जब कोई विक्रेता किसी वस्तु की मात्राओं को बेचने के लिए तैयार होता है तो वो पूर्ति कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर तालिका में दिखाया गया है, ये कीमत है रुपीज में दिखाई गई है और ये मात्रा है ये इकाइयों में दिखाई गई है। एक विक्रेता है वह 10 रुपये कीमत पर 100 इकाइयों की को बेचने के लिए तैयार है और 20 रुपये कीमत पर 200 इकाइयों को, 30 रुपये कीमत पर 300 इकाइयों को और 40 रुपये कीमत पर 400 इकाइयां बेचने के लिए तैयार है। तो विभिन्न संभव कीमतों पर विभिन्न मात्राएं जब कोई विक्रेता निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार है तो उसे पूर्ति कहेंगे। अब है पूर्ति की मात्रा। पूर्ति की मात्रा से क्या अभिप्राय है? पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय है किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा जब कोई विक्रेता एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। इसे भी हम इस तालिका की हेल्प से क्लियर करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर कीमत 10 रुपये है तो पूर्ति 100 है, यानी कि विक्रेता 100 इकाइयाँ बेचने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम एक निश्चित कीमत पर एक विशिष्ट कीमत जैसे 20 रुपये है, 20 रुपये पर विक्रेता कितनी इकाइयाँ बेचने के लिए तैयार है? 20 रुपये कीमत पर विक्रेता 200 इकाइयाँ बेचने के लिए तैयार है। यानी कि निश्चित कीमत है 20 रुपये और निश्चित मात्रा है 200। तो ये क्या कहलाएगी? पूर्ति की मात्रा। ये है पूर्ति की मात्रा। तो ये क्लियर हो गया कि निश्चित समय में निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा को जब कोई विक्रेता बेचने के लिए तैयार है तो वह पूर्ति की मात्रा कहलाएगी। तो पूर्ति और पूर्ति की मात्रा। अब नेक्स्ट है पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है? पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है? पूर्ति और स्टॉक, देखिएगा पूर्ति क्या होती है और स्टॉक क्या होता है। बच्चों, स्टॉक जो है किसी वस्तु की कुल मात्रा को बताता है। जो किसी विक्रेता के पास किसी वस्तु की कुल मात्रा मौजूद होती है वह स्टॉक कहलाता है। और पूर्ति स्टॉक का एक भाग है। पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जिसे एक विक्रेता निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। यानी कि देखो बच्चों, मान लीजिए ये स्टॉक है कंप्लीट और इसका कुछ पार्ट एक निश्चित कीमत पर विक्रेता बेचने के लिए तैयार है तो ये पूर्ति कहलाएगी। और बिना बिका माल, जो माल बिना बिका रह जाता है वह स्टॉक कहलाता है। अब हम देखेंगे कि जैसे पूर्ति और स्टॉक, इनमें क्या अंतर है, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करेंगे। मान लीजिए एक किसान है, उसके पास 100 क्विंटल गेहूं है। किसान के पास 100 क्विंटल गेहूं है और अलग अलग कीमत पर, यानी कि विभिन्न संभव कीमतों पर विभिन्न मात्राएं वह बेचना चाहता है। अगर मान लीजिए 100 क्विंटल गेहूं है उसके पास और 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर वह 40 क्विंटल गेहूं बेचता है,
100 में से वह 40 क्विंटल गेहूं बेचने के लिए तैयार है तो 40 क्विंटल पूर्ति कहलाएगी। और बाकी का जो शेष हमारे पास जो 60 क्विंटल गेहूं किसान के पास जो बच गया वह स्टॉक कहलाएगा। यानी कि बिना बिका माल स्टॉक और जिसे एक निश्चित कीमत पर किसान बेचने के लिए तैयार है वह पूर्ति कहलाएगी। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहाँ पर। आम ज़्यादातर पूछा जाता है कि क्या पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है? तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टॉक किसी वस्तु की कुल मात्रा को बताता है जो विक्रेता के पास मौजूद है। तो पूर्ति कभी भी स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जैसे टोटल कुल मात्रा है ये स्टॉक है, टोटल है, स्टॉक है, और जितना हिस्सा एक निश्चित कीमत पर बिकने के लिए तैयार है वह पूर्ति है। अगर मान लीजिए कंप्लीट जितना भी माल है उसके पास, जितनी भी मात्रा है वस्तु की, अगर उसे अच्छे दाम मिलते हैं विक्रेता को, तो वो पूरे को पूरे स्टॉक को बेचने के लिए तैयार होता है। तो उस अवस्था में स्टॉक और पूर्ति दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी पूर्ति स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम आ गए पूर्ति अनुसूची। पूर्ति अनुसूची से क्या अभिप्राय है? पूर्ति अनुसूची, पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली पूर्ति की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। पूर्ति अनुसूची के भी दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है? एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति व्यक्तिगत पूर्ति कहलाती है, और जो तालिका उस व्यक्तिगत पूर्ति को प्रकट करे वह व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहलाती है। इसी प्रकार से बाजार पूर्ति, बाजार पूर्ति क्या है? सभी फर्मों के द्वारा की जाने वाली पूर्ति, अर्थात बाजार में जितनी भी फर्में हैं जो उस वस्तु का उत्पादन करती हैं, वो सभी फर्में विभिन्न संभव कीमतों पर विभिन्न मात्राओं का जो उत्पादन करती हैं वह बाजार पूर्ति कहलाती है। सभी फर्मों के जोड़ को उद्योग कहते हैं, अर्थात उद्योग की जो पूर्ति है वही बाजार पूर्ति कहलाती है। और बाजार पूर्ति को जो तालिका प्रकट करे वह बाजार पूर्ति अनुसूची कहलाती है। इसको, इन दोनों को हम तालिका के द्वारा क्लियर करेंगे। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, जैसा कि हमने बताया था कि वह तालिका जो एक फर्म की विभिन्न संभव कीमतों पर विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। जैसा कि यहाँ हमने दिखाया है कि कीमत है रुपीज में और मात्रा है इकाइयों में। 5 रुपये कीमत पर जो ए फर्म है, यानी कि कोई भी एक फर्म है, वह 0 इकाई को बेचने के लिए तैयार है। 10 रुपये कीमत पर 10, 15 रुपये कीमत पर 20 और 20 रुपये कीमत पर 30 इकाइयाँ बेचने के लिए तैयार है। तो ये एक फर्म की पूर्ति है, तो इसे कहेंगे हम व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। ये है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। इसी प्रकार से यहाँ पर हम ये ए फर्म की मान लेते हैं, एज फर्म, और बी फर्म जो है, जो बी फर्म है, जो ए फर्म है उसकी ये मात्रा है, और बी फर्म की जो मात्रा है वो इस प्रकार से, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर है 0, 5, 10 और 20। तो ये ए फर्म की पूर्ति है और ये बी फर्म की पूर्ति है, और कीमत समान है। अब हम करेंगे बाजार पूर्ति, यानी कि दोनों फर्मों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वह बाजार पूर्ति कहलाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर 0 जमा 0 इक्वल टू 0। 5 रुपये कीमत पर कोई भी फर्म पूर्ति करने के लिए तैयार नहीं है, अर्थात बाजार पूर्ति भी 0 है। और यहाँ पर 10 जमा 5 बराबर है 15, और यहाँ पर 20 जमा 10, 20 जमा 10 बराबर है 30, और यहाँ पर 30 जमा
20 बराबर है 50। तो ये क्या है, ये है बाजार पूर्ति। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची इस प्रकार से हमने दिखाई है। अब जो ये पूर्ति अनुसूची है, ये व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और ये बाजार पूर्ति अनुसूची, अगर इसी को हम रेखा चित्र के द्वारा दिखाएं तो वह पूर्ति वक्र कहलाएगा। पूर्ति वक्र इसी प्रकार से, जैसे पूर्ति अनुसूची दो प्रकार की है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची, इसी प्रकार से पूर्ति वक्र भी दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र, जिसे हम अभी तालिका के द्वारा और रेखा चित्रों के द्वारा दिखाएंगे। पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची को ग्राफ के रूप में प्रकट करता है और पूर्ति वक्र का ढलान धनात्मक होता है, क्योंकि पूर्ति में और कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है या सीधा संबंध होता है। पूर्ति वक्र भी दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र एक फर्म की पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रदर्शन है, एक फर्म की, जबकि बाजार पूर्ति वक्र सभी फर्मों की पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रदर्शन है। यानी कि बाजार पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रदर्शन है। अब इसको हम दिखाएंगे तालिका और रेखा चित्र की सहायता से। देखो बच्चों, यहाँ पर ये तालिका दी गई है, अनुसूची दी गई है, जिसमें कीमत रुपीज में दिखाई गई है और मात्रा इकाइयों में। अब ये जो ए फर्म है, यानी कि एक फर्म की पूर्ति अनुसूची को हम यहाँ दोबारा से दिखा रहे हैं। 5 रुपये कीमत, 10 रुपये कीमत, 15 रुपये कीमत और 20 रुपये कीमत। 5 रुपये कीमत पर ए फर्म 0 पूर्ति कर रही है और 0 इकाइयों की, 10 रुपये कीमत पर 10 इकाइयों की, 15 रुपये कीमत पर 20 इकाइयों की और 20 रुपये कीमत पर 30 इकाइयों की। इसको डायग्राम के माध्यम से कैसे दिखाएंगे, ये यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर आपने देखा 5, 10, 15 और 20, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमने प्राइस लिया है, और एक्स एक्सिस पर हम लेंगे क्वांटिटी यानी कि मात्रा। यहाँ पर हमने मात्रा ली है और यहाँ भी 5, 10, 15 और 20 इस प्रकार से नोट करेंगे। 25 और यहाँ हो जाएगा 30। अब आप यहाँ देखेंगे 5 रुपये कीमत पर 0 इकाइयों की पूर्ति हो रही है, तो पहला पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे। 10 रुपये कीमत पर 10 और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे, और 15 रुपये पर 20, इधर से 15 रुपये और इधर से 20, यहाँ हमने एक डॉट लगाया, और 20 रुपये से 30, इधर से 20 और इधर से 30, इस प्रकार से एक यहाँ पर पॉइंट डॉट किया। तो जब इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो ये बन गया पूर्ति वक्र, और वो भी व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। तो ये व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है। इसी प्रकार से हम बी फर्म का, जो बी फर्म है, इस दी हुई कीमत पर कितनी पूर्ति करने के लिए तैयार है, तो वो भी हम यहाँ तालिका के द्वारा देखेंगे। यहाँ हमने देखा बी फर्म भी 5 रुपये कीमत पर 0 इकाई की पूर्ति करती है। यहाँ पर हम बी फर्म की बात करते हैं, और 10 रुपये कीमत पर 5 इकाइयों की पूर्ति करती है, 15 रुपये कीमत पर 10 इकाइयों की और 20 रुपये कीमत पर 20 इकाइयों की। अलग अलग फर्म अलग अलग कीमत पर अलग अलग पूर्ति करती है। तो यहाँ पर इसको भी हम रेखा चित्र की सहायता से दिखाएंगे। इसको जब हम दिखाएंगे तो इसका आकार किस प्रकार से बनता है। यहाँ पर 5, 10, 15 और 20, यहाँ ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर प्राइस लिया है, और यहाँ पर हम लेंगे क्वांटिटी। ये देखिएगा यहाँ पर भी 5, 10, 15 और 20 इस प्रकार से हम करेंगे। तो 5 रुपये कीमत पर 0 और 10 रुपये कीमत पर 5, इधर से और इधर से, यहाँ पर 5 है, और 15 रुपये कीमत पर 10, यहाँ पर बिंदु लगाएंगे,
और 20 रुपये कीमत पर 30। एक बिंदु हम 20 रुपये कीमत पर, यहाँ पर देखो 10, 15 और 20 पर 20, एक बिंदु यहाँ लगाएंगे तो ये फर्म बी का पूर्ति वक्र बना। ये बना फर्म बी का, और दोनों पूर्ति वक्र को, ए वाले को और बी वाले को अगर हम जोड़ देते हैं तो बाजार पूर्ति वक्र आ जाता है। इसको भी हम दिखाते हैं। देखो बच्चों, यहां पर हमने दिखाया था बी की पूर्ति, ये थी ए की पूर्ति और ये थी कीमत। और बाजार पूर्ति में हम क्या करेंगे कि इन दोनों को, दोनों फर्मों की पूर्ति को जोड़ लेंगे। यहां हम लिखेंगे बाजार पूर्ति 0 जमा 0 इक्वल टू 0, 10 जमा 5 इक्वल टू 15 और 20 जमा 10 इक्वल टू 30 और 30 जमा 20 इक्वल टू 50। अब इसको हम रेखा चित्र की सहायता से दिखाएंगे और वो होगा हमारा बाजार पूर्ति वक्र। तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया 5, 10, 15 और 20, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर प्राइस लिया है। और इधर हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। लास्ट हमारा है 50। हमने देखा ये है 50 और 30। 0 पहला हम लेंगे 0, फिर 15, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। हमने 3 पॉइंट यहाँ पर चाहिए थे, 0, 15, 30 और 50। तो ये देखिएगा, जब 5 रुपये कीमत पर तो पूर्ति हो रही है 0, यहाँ पर पहला पॉइंट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। और 10 रुपये कीमत पर 15, ये 10 रुपये कीमत है और ये है 15। और 15 रुपये कीमत पर हो रही है 30। अब हम यहाँ देखेंगे 15 रुपये कीमत पर और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। और 20 रुपये कीमत पर पूर्ति है हमारी 50 और यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे इनके बिल्कुल सामने। इन सभी बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो हमें मिलेगी बाजार पूर्ति वक्र। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है हमारी बाजार पूर्ति वक्र, यानी कि मार्केट सप्लाई कर्व। ये है मार्केट सप्लाई कर्व या बाजार पूर्ति वक्र। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करेंगे पूर्ति का नियम। देखो, वैसे तो जो पूर्ति की बात हम कर रहे थे शुरू से लेकर के अब तक पूर्ति के नियम की ही बात कर रहे थे, क्योंकि पूर्ति का नियम भी इसी प्रकार से है कि अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और अपनी कीमत के कम होने से उसकी पूर्ति कम हो जाती है। अर्थात पूर्ति में और कीमत में सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। और यही बात हम शुरू से आखिर तक करते जा रहे हैं। तो पूर्ति का नियम अर्थात अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत के घटने से उसकी पूर्ति घट जाती है। इसको अभी हम तालिका और रेखा चित्र की सहायता से दिखाएंगे। देखो बच्चों, अभी हमने बताया पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम अर्थात अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत के बढ़ने से उसकी जो पूर्ति है वो भी बढ़ जाती है और अपनी कीमत के कम होने से उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। ये है पूर्ति का नियम। देखिएगा, इसको तालिका के द्वारा दिखाएंगे। यहाँ पर कीमत हम लिखते हैं और पूर्ति इधर हम लिखेंगे। कीमत 10 रुपये, पूर्ति 100 इकाइयाँ। इकाइयों में इसको हम डिनोट करेंगे या दर्शाएंगे। और यहाँ पर रुपीज में है कीमत। कीमत 20 रुपये, पूर्ति 200 इकाइयाँ। कीमत 30 रुपये, पूर्ति 300 इकाइयाँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है पूर्ति भी बढ़ रही है। ये है
पूर्ति का नियम। कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत के घटने से अगर हम वापस चलते हैं तो पूर्ति घट जाती है। इसको भी हम रेखा चित्र की सहायता से दिखाएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे, ये देखिएगा, यहाँ पर हमने कीमत ली 10, 20, 30, ये है प्राइस, और यहाँ लेंगे क्वांटिटी 100, 200 और 300। 100, 200 और 300। अब हमने देखा कि 10 रुपये पर ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये है पूर्ति वक्र SS, जो कि पूर्ति का नियम को दर्शाती है। इसको रेखा चित्र की सहायता से हमने क्लियर किया। और बच्चों अब हम करेंगे पूर्ति फलन। पूर्ति फलन क्या है, यानी कि सप्लाई फंक्शंस क्या है, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूर्ति फलन या सप्लाई फंक्शन। पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति और उस पूर्ति के निर्धारक तत्वों के बीच के संबंध को प्रकट करता है। इसे हम एक इक्वेशन के द्वारा दिखाएंगे। सप्लाई ऑफ x वस्तु की पूर्ति इज द फंक्शन ऑफ Sx इज द फंक्शन ऑफ P ऑफ x, P ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, NF नंबर ऑफ फर्म, G गोल ऑफ द फर्म, PF प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, T टेक्नोलॉजी, EX एक्सपेक्टेशन एंड GP गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये सभी फैक्टर हैं, हमने इक्वेशन के द्वारा दिखाया और अब वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे। देखो बच्चों, पूर्ति को जो निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं और जो वस्तु की पूर्ति है, उन दोनों के बीच में जो संबंध है वही पूर्ति फलन है। तो कौन कौन से जो तत्व हैं, सबसे पहले हमने लिया था प्राइस ऑफ x वस्तु की कीमत। x वस्तु की कीमत यानी कि वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है और कीमत के घटने से उसकी सप्लाई भी घट जाती है। तो सबसे जो मुख्य जो तत्व है पूर्ति को प्रभावित करने वाला, वो है वस्तु की कीमत, क्योंकि पूर्ति का नियम भी यही बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से पूर्ति भी बढ़ जाती है और कीमत के घटने से पूर्ति भी घट जाती है। दूसरा जो मुख्य निर्धारक तत्व है, डिटर्मिनेंट्स है, वो है अन्य वस्तुओं की कीमत। अन्य वस्तुएं या संबंधित वस्तुएं, अन्य वस्तुएं या संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। देखो बच्चों, एक होती है पूरक वस्तुएं और दूसरी होती है स्थानापन्न वस्तुएं, जो सब्स्टिट्यूट गुड भी हम इसको बोलते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं। तो जो पूरक वस्तुएं हैं और स्थानापन्न वस्तुएं हैं, ये किस प्रकार से अपना काम करती हैं। देखो, जो पूरक वस्तुएं हैं वे दो वस्तुएं एक साथ एक आवश्यकता को पूरा करती हैं, जैसे जूता और जुराब। जूता और जुराब पूरक वस्तुएं हैं। कैमरा और रील पूरक वस्तुएं हैं। पेन और स्याही ये भी पूरक वस्तुएं हैं। तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्ति को कैसे प्रभावित करते हैं, मान लीजिए जूते की कीमत बढ़ जाती है तो जूते की पूर्ति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो उत्पादक है वो ज़्यादा पूर्ति करेंगे, सभी उत्पादक ज़्यादा पूर्ति करेंगे। देखो बच्चों, जब हम पूर्ति की बात करें तो हमें उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम उत्पादक के बारे में सोचें, और जब हम मांग की बात करें, मांग का अध्ययन करें या मांग से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस करें, तो हमें उस टाइम पे उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। तो यहाँ पर हम अब जैसे जूता है, उत्पादक जूते की पूर्ति ज़्यादा करेंगे क्योंकि जूते की कीमत बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाती है। तो जुराब का उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, जुराब का भी ज़्यादा उत्पादन करेंगी और इससे जुराब की भी पूर्ति बढ़ जाएगी। तो ये क्लियर हो गया अन्य वस्तुओं की कीमत। इसी प्रकार से स्थानापन्न वस्तुएं हैं। जिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं
तो दूसरी फर्में भी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर देती हैं जिनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और इस प्रकार से पूर्ति बढ़ जाती है। अब तीसरा जो पॉइंट है, फर्मों की संख्या। देखो, जितनी ज़्यादा फर्में होंगी उतनी ज़्यादा पूर्ति होगी। अगर फर्मों की संख्या ज़्यादा है तो पूर्ति भी ज़्यादा होगी वस्तुओं की, और फर्मों की संख्या कम है तो पूर्ति भी कम होगी। अब चौथा जो पॉइंट है, फर्म का उद्देश्य। फर्म का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है फर्म का। अगर फर्म ये चाहती है कि मुझे पैसा कमाना है, यानी कि लाभ कमाना है, लाभ अधिकतम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, उसका मोटिव है, उसका उद्देश्य है कि मुझे तो लाभ कमाना है, तो वो कीमत ज़्यादा रखेगी, कीमत ज़्यादा रखेगी। और अगर फर्म ये चाहती है कि मुझे लाभ नहीं कमाना है, मुझे कल्याण प्राप्त करना है, यानी कि कल्याण प्रदान करना है, तो फर्म क्या करेगी, प्राइस कम रखेगी। तो यहाँ पर ये उद्देश्य के ऊपर डिपेंड है। अगर फर्म लाभ कमाना चाहती है तो ज़्यादा कीमत होगी और ज़्यादा पूर्ति होगी, ज़्यादा कीमत पर भी ज़्यादा पूर्ति करेगी। अगर लाभ कमाना है तो कम कीमत पर भी वो ज़्यादा पूर्ति करेगी फर्म। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फर्म का गोल क्या है, फर्म का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ द फैक्टर। इनकी जो फर्म, जो उत्पादन के जो साधन हैं, उनकी कीमत क्या है। देखो, उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। अगर उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ जाती है, उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ जाती है तो फर्म के उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी और फर्म कम पूर्ति करेगी। अगर उत्पादन के साधनों की कीमत कम हो जाती है तो फर्म की लागत कम हो जाएगी और फर्म ज़्यादा उत्पादन करेगी, अर्थात ज़्यादा पूर्ति करेगी। नेक्स्ट है तकनीक में परिवर्तन। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। अगर बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाती है, और नई टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़िया होती है, तो नई टेक्नोलॉजी के आने से या बेहतर तकनीक के आने से फर्म की लागत कम हो जाती है, और लागत कम हो जाएगी तो ज़्यादा उत्पादन होगा, और ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा पूर्ति होगी। तो ये छठा पॉइंट था कि जो पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो निर्धारक तत्व हैं उनमें। अब है 7वां पॉइंट, भविष्य में संभावित कीमत। देखो, भविष्य में किसी वस्तु के कीमत के बढ़ने की या घटने की क्या संभावना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। अगर किसी उत्पादक को यह पता चल जाता है कि उसके जो प्रोडक्ट की कीमत जो है वो भविष्य में घटने वाली है, कम होने वाली है, तो वर्तमान में ही वो ज़्यादा पूर्ति करेगा। अगर उसे ये पता चलता है कि आने वाले टाइम पे इसकी कीमत और बढ़ जाएगी इस प्रोडक्ट की, तो उस वस्तु की पूर्ति वर्तमान में कम करेगा और भविष्य में ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नीति। सरकार की जो नीति होती है वह कराधान की नीति होती है, यानी कि कर और आर्थिक सहायता, कराधान। अब ध्यान से देखिएगा, कर लगाएगी सरकार। अगर सरकार कर बढ़ा देती है तो फर्म की लागत बढ़ जाती है और उत्पादन कम होगा और पूर्ति कम होगी। अगर सरकार आर्थिक सहायता देती है, अनुदान और कर की नीति हम इसको बोलेंगे, कर और अनुदान की नीति। अगर सरकार आर्थिक सहायता देती है, अगर सब्सिडी देती है सरकार, सब्सिडी, अगर उत्पादकों को सब्सिडी प्रदान करती है सरकार, तो उसको बेनिफिट होगा फर्म को, उसकी लागत कम हो जाएगी और ज़्यादा पूर्ति करेगी। एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है बच्चों, कि हमेशा ये याद रखना कि जो सब्सिडी है वो हमेशा उत्पादकों को मिलेगी। कभी भी सब्सिडी अर्थात आर्थिक सहायता या अनुदान उपभोक्ताओं को नहीं मिलता है। हमेशा सब्सिडी या आर्थिक सहायता उत्पादकों को दी जाती है सरकार के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। तो ये थे पूर्ति फलन, अर्थात पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कुछ MCQ, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और वो अभी इस प्रकार से हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, पूर्ति स्टॉक से भी अधिक हो सकती है, सत्य या असत्य? ये असत्य है, क्योंकि
पूर्ति स्टॉक से भी अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति अनुसूची के अंदर स्थित एक विशिष्ट मात्रा पूर्ति कहलाती है, सत्य या असत्य? ये भी असत्य है, क्योंकि पूर्ति अनुसूची के अंदर स्थित एक विशिष्ट मात्रा पूर्ति की मात्रा कहलाती है। नेक्स्ट है, स्टॉक किसी वस्तु की वह मात्रा है जो बाजार में बिकने आती है, सत्य या असत्य? ये असत्य है, क्योंकि स्टॉक किसी वस्तु की वह मात्रा है जो बाजार में बिकने नहीं आती है, बल्कि पूर्ति किसी वस्तु की वह मात्रा है जो बाजार में बिकने आती है। स्टॉक बिना बिका माल, बिना बिका माल स्टॉक कहलाता है, इसीलिए ये असत्य है। नेक्स्ट, आपूर्ति वक्र ऊपर से नीचे की दाहिनी ओर ढालू होता है, ये गलत है। बी ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन है, एक्स एक्स के समानांतर होता है, ये भी गलत है। सी अर्थात तीसरा ऑप्शन है, वाई एक्स के समानांतर होता है, ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है, ऊपर की दाईं ओर ढालू होता है, ये बिल्कुल ठीक है, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि पूर्ति में पूर्ति वक्र जो है उसका जो ढलान होता है वो धनात्मक होता है, क्योंकि पूर्ति में और कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके 4 क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है और हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।